हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन का मतलब होता है टू थ्रो आउट वेस्ट, थ्रो आउट वेस्ट। वेस्ट को बाहर निकालना बॉडी से, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और इसको हम रिमूवल ऑफ वेस्ट भी बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब बात ये आती है कि वेस्ट आते कहाँ से हैं और इनका रिमूवल क्यों जरूरी है। तो हमारी बॉडी में ढेर सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है, तुम्हें बताया था, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के कुछ बाई प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ये जो बाई प्रोडक्ट्स हैं विच आर एक्स्ट्रा, दे आर यूजलेस, ये इनको वेस्ट बोलते हैं आप, तो इनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। अब जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ना, दे आर बेसिकली नाइट्रोजीनियस इन नेचर। नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड बाय अस, बट नाइट्रोजन हमें जरूरत होती है फॉर मेकिंग ऑफ प्रोटीन्स। बट वेस्ट भी बनते हैं, दोज कंपाउंड्स दे हैव टू बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। ये जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं, दे आर टॉक्सिक इन नेचर। टॉक्सिक का मतलब है ये जहरीले होते हैं, तो इनको हमें रिमूव करना होता है और उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो हमने क्या देखा है, एक्सक्रीशन क्या है, रिमूवल ऑफ वेस्ट। वेस्ट रिमूव क्यों करते हैं, बिकॉज दे आर टॉक्सिक। उनका नेचर क्या है, नाइट्रोजीनियस, और वो आते कहाँ से हैं, ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शंस, और उनके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ये मेटाबॉलिक वेस्ट। अब बात करते हैं प्लांट्स की। पहले प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं, ऑल्सो एक्सक्रीट। इनके भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो लिखता हूं मैं पहले, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, ऑर्गेनिक एसिड्स, इनमें वेस्ट होते हैं लेटेक्स, सम सॉल्ट्स, इनके कुछ होते हैं रेजिन्स, कुछ होते हैं टेनिन्स, और कुछ होते हैं गम्स। वाटर भी इनमें हो तो एक्स्ट्रा हो तो वो भी वेस्ट है। ऑक्सीजन भी इनके लिए वेस्ट होती है। तो ये सारे मटेरियल्स प्लांट के लिए वेस्ट हैं, बट दे आर यूजफुल फॉर अस। तो प्लांट इनको एक्सक्रीट करता है और हम इनको यूज करते हैं। तो प्लांट इनको एक्सक्रीट कैसे कैसे करता है, ओल्ड जाइलम वेसल्स। जो ओल्ड जाइलम वेसल्स होते हैं, दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ टेनिन्स, रेजिन्स एंड गम्स, टेनिन्स और रेजिन्स, they are removed from the plant body by old xylem vessels। उसके बाद जो एक्सेस H2O है, स्टोमेटा दो टाइप की करेगा, एक्सेस H2O एंड एक्सेस ऑक्सीजन। ये स्टोमेटा के रास्ते से चले जाएंगे और इस प्रोसेस का नाम है, आपको पता है, इट इज ट्रांसपीरेशन। ये हो गया इनका। उसके बाद ओल्ड लीव्स ऑफ द प्लांट दे फॉल डाउन, शेड करता है प्लांट, और कुछ प्लांट्स बार्क शेड करते हैं। इस शेडिंग का भी उनका एक पर्पस होता है, एंड दैट पर्पस इज टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द प्लांट बॉडी। तो ये था तुम्हारा प्लांट्स में, बहुत सिंपल सा है। ये वाले मटेरियल्स हैं which are waste for the plants, and these are the methods in which plant excrete the waste। उसके बाद आती है बात
यूनिसेलुलर में बात करते हैं हम अमीबा की। एनिमल्स में जब आते हैं तो अमीबा सबसे पहले पढ़ रहे हैं हर जगह पे हम। तो अमीबा जो अपना वेस्ट है, एक तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के रास्ते, बाय कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, इसके रास्ते वो अपना वेस्ट प्लांट पानी में डायरेक्टली डिस्पोज कर देता है। ये याद होगा तुम्हें, अमीबा ने फूड खाया था, डाइजेस्ट किया था, फूड वैक्यूल बनी थी पहले, फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड था उससे बनी थी कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, और कंट्रैक्टाइल वैक्यूल के रास्ते जो वेस्ट है दैट इज थ्रोन इनटू द वाटर। उसके बाद CO2 बनती है अमीबा में वेस्ट ड्यू टू इट्स रेस्पिरेशन, और अमोनिया बनती है ड्यू टू मेटाबॉलिक रिएक्शंस। इन दोनों चीज़ों को डिफ्यूजन से डायरेक्टली इनटू वाटर ये एक्सक्रीट कर देता है। दिस इज अबाउट अमीबा। अमीबा में एक्सक्रीशन होते हैं बाय डिफ्यूजन ओनली। उसके बाद बर्ड्स की बात करते हैं, एक छोटी सी बात। बर्ड्स एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो होती है बर्ड्स में, वो उसका डाइजेस्टिव वेस्ट और नाइट्रोजीनियस वेस्ट दोनों इकट्ठा कर देता है, और इकट्ठा करके जो वो एक्सक्रीट करते हैं दैट इज यूरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव वेस्ट। उसके बाद बात आती है हमारी ह्यूमन बींग्स की। तो ह्यूमन बींग्स में ध्यान से करना, जिसमें से क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं। तो ह्यूमन बींग्स में एक प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, क्योंकि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस से काम नहीं चलेगा। तो ह्यूमन बींग्स में प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, तो इट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसके बेसिकली दो फंक्शन होते हैं, एक तो एक्सक्रीशन और दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन में क्या करेगा ये, इट विल पास आउट नाइट्रोजीनियस टॉक्सिक वेस्ट, और ऑस्मो रेगुलेशन में क्या होता है, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड आयन बैलेंस इन द बॉडी। बॉडी में वाटर और आयन बैलेंस मेंटेन करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। और ये भी कौन करता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है। अब जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या होते हैं, सुनो ध्यान से। पहली आपकी आयोटा है, इससे बनती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी जो है इट ब्रिंग्स ऑक्सीजनेटेड वेस्ट लेडन ब्लड। तो ये बॉडी सेल्स में से ट्रेवल होके आया था, आर्टरी के थ्रू आया है वाया हार्ट, और इसके अंदर होगा वेस्ट फ्रॉम द सेल्स और साथ में ऑक्सीजन, क्योंकि ये लंग्स में से आया था। ऑक्सीजन इसलिए लेके आया है क्योंकि किडनीज को भी ऑक्सीजन चाहिए। उसके बाद जो दूसरी ब्लड वेसल है आपकी वो है रीनल वेन। रीनल वेन आगे जाके मिल जाएगी वीना कावा में। रीनल वेन वीना कावा में मिलेगी, और क्या लेगी यहां से, डीऑक्सीजनेटेड
क्लीन ब्लड। तो ये क्या कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बट वो क्लीन होगा, उसमें से सारा वेस्ट हट चुका होगा और उसको लेके पहुंच जाएगी कहाँ पे, वीना कावा में, और अगेन गोज टू हार्ट और फिर सारा का सारा सर्कुलेशन। तो इसके बाद होता है आपका 2 किडनीज होती हैं, वी हैव गॉट 2 किडनीज, और जिन किडनीज का काम है फिल्ट्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। फिल्ट्रेशन किसका, ये ब्लड का, मतलब ये वेस्ट को निकाल लेगी और यूजफुल मटेरियल्स को वापस एब्जॉर्ब कर लेगी और उससे होगा वाटर एंड आयरन बैलेंस मेंटेन। तो ये 2 काम हैं। इसमें आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ये 2 फंक्शन लिख सकते हैं आप। उसके बाद यूरेटर्स होते हैं, दोनों किडनी से एक एक यूरेटर निकलेगा और वो वेस्ट को कैरी वेस्ट टू ब्लैडर, ब्लैडर में लेके जाएगा उसको, और ब्लैडर में हमारे पास एक ही ब्लैडर होता है। ब्लैडर क्या करेगा, स्टोर्स यूरिन, जो ये वेस्ट था पानी के साथ घुल के जो लिक्विड बनता है दैट इज कॉल्ड यूरिन, उस यूरिन की स्टोरेज होगी इसमें ब्लैडर में। और एक ओपनिंग होती है विच इज कॉल्ड यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करेगा, पास आउट यूरिन, पास आउट यूरिन। तो ये वाला फंक्शन है। रीनल आर्टरी ब्लड लेके आएगी वेस्ट वाला, किडनी उसको फिल्टर करेगी, यूजफुल मटेरियल को वापस ले लेगी, उसके बाद जो ब्लड है वो वीन के रास्ते से वापस चला जाएगा, और जो किडनी से फिल्ट्रेट था वेस्ट था वो यूरेटर्स के रास्ते ब्लैडर में, और ब्लैडर उसको स्टोर करेगा कुछ टाइम तक। जब ब्लैडर फिल हो जाएगा तो यू विल हैव अर्ज टू यूरिनेट, और यूरिनेट का जब अर्ज उठेगी तो यूरेथ्रा के रास्ते यू आर गोइंग टू एक्सपेल द वेस्ट। अब जो ये वेस्ट आए यूरिन, इसकी कंपोजिशन देखो आप। यूरिन में आपका होता है 95% वाटर एंड 5% वेस्ट। ये वेस्ट कौन सा, अगेन याद रखना, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। तो ये 5% होता है सिर्फ। ये यूरिन बनाने की फॉर्मेशन ये सारी कहाँ पे होगी, किडनीज में। अब किडनी में ये पूरा प्रोसेस करता कौन है, यहाँ पे होता है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है दैट इज कॉल्ड नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। इनके जो डायग्राम्स हैं वो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो नेफ्रॉन में जो पहला पार्ट होता है वो है आपका बोमेन्स कैप्सूल। दूसरा पार्ट होता है आपका ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्लोमेरुलस बेसिकली होता है अ बंडल ऑफ कैपिलरीज, और ये ग्लोमेरुलस क्या करता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ब्लड जो आया था वेस्ट वाला उसकी क्या करेगा, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर देता है, और इस फिल्ट्रेट को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन गया। अब जो बोमेन्स कैप्सूल है जिसके अंदर होता है ग्लोमेरुलस, ये कुछ ऐसा होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखो। ये इस टाइप का होता है आपका,
बोमेंस कैप्सूल, और इसके अंदर होता है ढेर सारा बंडल ऑफ कैपिलरीज। ये वाली जो है एंट्री है ब्लड की, और फिल्टर होके ये चला जाता है इधर। तो ये जो फिल्ट्रेट था इसका, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ये इसको कलेक्ट करता है कौन? बोमेंस कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट goes into बोमेंस कैप्सूल। अब उसके बाद बोमेंस कैप्सूल से ये एंटर करेगा द नेक्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, और वो क्या है? दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट जो है ट्यूब जैसा होता है, और उसमें ना 3 पार्ट होते हैं। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। एनसीईआरटी में 10th क्लास में सिर्फ यही मेंशन है। ये जो 3 पार्ट लिख रहा हूं मैं, इनको ध्यान देना। एक है पीसीटी, एक है डीसीटी, और एक है हेनलीज लूप। हेनलीज लूप। पीसीटी होता है तुम्हारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये होता है तुम्हारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये है आपका लूप। तो ये जो ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, ये कुछ ऐसा होता है। ये वाला है आपका लूप, और ये है आपका पीसीटी, और ये ऊपर जाने वाला इट इज डीसीटी। तो ये मूवमेंट होती है इसकी ऐसे, और यहाँ पे ऐसे। तो बोमेंस कैप्सूल में जो इकट्ठा हुआ था क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में और भी यूजफुल मटेरियल्स होते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कंटेन्स, एक तो वेस्ट होगा और प्लस यूजफुल मटेरियल्स। अब ये यूजफुल मटेरियल हैं वो कौन से हैं? ये होंगे आपके वाटर, ये होगा आपका ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स भी होंगे, आयंस भी होंगे। तो ये आपके इसके साथ आ जाते हैं फिल्ट्रेट में। अब ये वाली जो चीजें हैं दे आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, तो इनको एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज मटेरियल्स, इसको बोलते हैं आप ऑस्मो रेगुलेशन। और ये कौन करता है? डन बाय ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का जो ये ट्यूबुलर पार्ट है ये करता है ऑस्मो रेगुलेशन। अब जब ब्लड इसमें जो फिल्ट्रेट है इसमें से ट्रेवल कर रहा है, और इसको भी ऑक्सीजन चाहिए, और ब्लड में वापस भी डालना है इसको एब्जॉर्ब करके, दीज मटेरियल्स हैव टू बी सेंट टू ब्लड। तो जो हमारी ये आर्टरी है अभी तक यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, दिस वॉज आर्टरी, और ये भी अभी आर्टरी ही है। ये आर्टरी इस ट्यूबुलर पार्ट के आसपास ऐसे घूमती हुई निकलती रहती है, और इस दौरान ड्यूरिंग दिस मोमेंट यहाँ पे क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड जो ये मटेरियल एब्जॉर्ब किए थे इसका री एब्जॉर्प्शन ये हो जाएगा। अब यहां से ये बन के निकल जाएगी क्या? वेन। ये बन जाएगी वेन, और ये कहाँ चली जाएगी फिर? वीना कावा में। और अब इसके अंदर क्या होगा? तुम्हारा होगा इसके अंदर
CO2 and clean blood. Clean blood with all absorbed nutrients. जो ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किए थे इनको साथ लेके जाएगा, CO2 विच वॉज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस, और ब्लड में से हट गया वेस्ट, तो ये क्लीन ब्लड लेके चला जाएगा। और जो वेस्ट है यहां से, वेस्ट कहाँ जाएगा अब आगे, वो जाएगा तुम्हारा कलेक्टिंग डक्ट में, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। तो हर नेफ्रॉन वो कलेक्टिंग डक्ट पे कनेक्टेड होता है। नेफ्रॉन पुट्स इट्स वेस्ट इन कलेक्टिंग डक्ट। ये सारी कलेक्टिंग डक्ट फिर पहुंचती हैं कहाँ पे, यूरेटर्स में, और यूरेटर्स से ब्लैडर और ब्लैडर से यूरेथ्रा। ये हो गया आपका एक्सक्रीशन। यहाँ पे आपने देख लिया कि नेफ्रॉन इज द मेन फंक्शन पार्ट ऑफ द किडनी विच डज दिस क्या क्या, फिल्ट्रेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ये कौन कर रहा है आपका, नेफ्रॉन कर रहा है, और वेस्ट को किधर भेज देता है, फिर यूरेटर्स के रास्ते ब्लैडर में। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पे दो चार बातें और करते हैं अभी। जो दोनों किडनीज हैं, बोथ किडनीज का जो फिल्ट्रेट होता है, ओनली फिल्ट्रेट की बात कर रहे हैं हम, that is nearly 200 liters, 180 liters daily। तो दोनों किडनी मिलके टोटल फिल्ट्रेट को अगर काउंट करते हैं तो दैट इज 180 लीटर। इसमें से रीएब्जॉर्ब is 178 liters and urine pass out is only 2 liters. So normal human being passes only 2 liters of urine daily, but kidneys पूरा दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट करती हैं, जिसमें से 178 लीटर is again reabsorbed by the process of osmoregulation। उसके बाद आता है, अगर आपकी किडनी फेल हो जाए, किडनी फेलियर, पहली बात तो क्यों होंगी ये, इन्फेक्शन या इंजरी। इन दोनों कारण से अगर आपकी किडनी डैमेज हो जाती है तो वो प्रॉपर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन नहीं कर पाएंगी, और उस टाइम पे इंसान की जो लाइफ है वो आ जाएगी डेंजर में। क्योंकि हमें पता है एक्सक्रीशन इज वेरी वेरी मच नेसेसरी। अगर हमने टॉक्सिक मटेरियल को एक्सक्रीट नहीं किया तो वो ब्लड में रहेगा और हमारी जो लाइफ प्रोसेसेस है उसके ऊपर बहुत बुरा वाला प्रभाव डालने वाला है। तो जब ये किडनी फेल हो जाती हैं दोनों की दोनों, अगर एक होती है तो नो प्रॉब्लम, इंसान एक से काम चला सकता है, बट अगर दोनों फेल हो जाती हैं तो अब क्या करें। तो वहाँ पे रोल आता है आर्टिफिशियल किडनी का। नाम से तो ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल किडनी किसी ने बनाई और हमारी बॉडी में फिट कर दी, पर ये ऐसा नहीं होता। दिस आर्टिफिशियल किडनी इज बेसिकली अ मशीन। तो उसको हम अब सिंपल में किडनी मशीन भी बोल सकते हैं, और अगर साइंटिफिकली जाएं तो उसको बोलेंगे हम डायलाइजिंग मशीन। कई बार इसको डायलाइजर भी बोल देते हैं। तो ये जो डायलाइजर या डायलाइजिंग मशीन
यही होती है आर्टिफिशियल किडनी, और ये बॉडी में फिट नहीं की जाती। दिस इज प्रेजेंट इन द हॉस्पिटल्स। जिसका किडनी फेल हो जाता है उसको जाना पड़ता है, और जो वहाँ पे प्रोसेस होती है इस आर्टिफिशियल किडनी में, उस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। और ज़्यादा अगर टेक्निक करते हैं, टेक्निकल देना है, तो दिस बिकम्स हेमोडायलिसिस। हेमो वर्ड फॉर ब्लड, तो ब्लड की डायलिसिस मतलब ब्लड की क्लीनिंग कौन करता है? आर्टिफिशियल किडनी। इस आर्टिफिशियल किडनी के बिना फिर जो किडनी फेलियर वाला केस है दैट कैन नॉट सर्वाइव अनटिल एंड अनलेस कोई उसको किडनी डोनर मिले, उनकी किडनीज मैच करें और फिर ट्रांसप्लांट हो। तो जब तक किडनी डोनर नहीं मिलता है, द पर्सन हैज टू डिपेंड ऑन दिस आर्टिफिशियल किडनी ओनली। तो अब इस आर्टिफिशियल किडनी काम कैसे करती है? इंसान को वहां पे लेटा दिया जाएगा, उसकी आर्टरी से ब्लड लिया जाएगा। दिस ब्लड विल बी पास थ्रू डायलाइजिंग मशीन। इस डायलाइजिंग मशीन में होगा डायलाइजिंग सॉल्यूशन, और ट्यूब होती है इसके अंदर ढेर सारी। तो ब्लड फ्लोज थ्रू ट्यूब्स, और जब ब्लड इन ट्यूब्स में से फ्लो करता है विच आर प्रेजेंट इन द डायलाइजिंग सॉल्यूशन, तो जो आपका डिफ्यूजन है वो होता है, और जो वेस्ट है, वेस्ट गोज टू डायलाइजिंग सॉल्यूशन, और जो ब्लड है फिर आपका क्लीन ब्लड वो आपकी वीन्स में वापस डाल दिया जाता है। तो वहाँ पे आप गए, आपकी आर्टरी से ब्लड लिया, उसको घुमा दिया इस मशीन में से। मशीन में है डायलाइजिंग सॉल्यूशन, जो वेस्ट है वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन में डिफ्यूज हो जाएगा, और वेस्ट निकलने के बाद क्लीन ब्लड दैट इज पुट इनटू वेन्स। यहाँ पे आपने एक चीज देखी, फिल्ट्रेशन तो हो गया बट ऑस्मो रेगुलेशन नहीं होता। तो याद रखना, नो ऑस्मो रेगुलेशन इन डायलाइजिंग मशीन। अगर आपका यूजफुल मटेरियल जो आपका ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, वाटर, सॉल्ट्स, वो अगर इस वेस्ट के साथ यहाँ चले गए तो वो चले गए, यू कैन नॉट टेक देम बैक। तो ये याद रखना, आर्टिफिशियल किडनी आपको जिंदा रख सकती है बट आपको प्रॉपर लाइफ नहीं दे सकती है। लाइफ का मतलब है लिविंग प्रॉपरली, ये सिर्फ आपको जिंदा रखेगी। तो ये था तुम्हारा एक्सक्रीशन के बारे में, जिसमें आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रॉन और आर्टिफिशियल किडनी के बारे में पढ़ा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो अगेन यू कैन पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल कम बैक टू यू, आपको बताया जाएगा उसका आंसर। और एक चीज, डायग्राम्स मैंने बनाए नहीं हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ द डायग्राम्स, क्योंकि मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो तुम्हें एक्सक्रीटरी सिस्टम का और नेफ्रॉन का डायग्राम बुक से अपने आप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसके साथ ही हमारा जो लाइफ प्रोसेस था चैप्टर, जिसमें हमने न्यूट्रिशन पढ़ा इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, रेस्पिरेशन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन एंड दिस एक्सक्रीशन, ये 4 प्रोसेसेस हमने डिस्कस किए हैं। और इसके साथ 10th क्लास का लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर
बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर विच इज लाइफ प्रोसेसेस दिस इज ओवर। होप यू अंडरस्टैंड इट। और फिर भी कोई डाउट है तो राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।